नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के विषय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक क्रांति हुई जिसे व्यवहारवादी क्रांति नाम दिया जाता है। और व्यवहारवादी क्रांति ने परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक बड़ी खाई बनाने का कार्य किया। उस खाई को पाटने के लिए राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विश्लेषण तकनीकी के रूप में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने लगी। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो नए देश स्वतंत्र हुए थे उनके राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए और कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं क्यों सफल होती हैं और कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ देशों में क्यों असफल हो गई, इस बात का अध्ययन राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या अंतर है, उनका तुलनात्मक अध्ययन, उनके महत्वपूर्ण गुण राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः हम व्यक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं को हम राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग परिभाषा दी हैं और परिभाषाओं के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति के नाम भी अलग अलग दिए हैं। जैसे आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को अवमुखीकरण किया कहा है, कार्य के प्रति अवमुखीकरण। अतः राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी भूमिका स्पष्ट करना और उसके अनुसार कार्य करना ही अवमुखीकरण है। डेविड ईस्टन ने पर्यावरण कहा है। अतः राजनीतिक व्यवस्था के चारों तरफ जो आवरण है वही पर्यावरण है और उसी को डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति का एक दूसरा रूप माना है। स्पिरोनो ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली कहा है। अतः राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार की निर्मित की जाती है उस राजनीतिक व्यवस्था को ही स्पिरो ने राजनीतिक शैली कहा है। बियर ने राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर नाम दिया है। राजनीतिक संस्कृति की महत्वपूर्ण परिभाषा आमंड पावेल द्वारा दी गई है और सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या भी आमंड पावेल द्वारा की जाती है। हालांकि आमंड पावेल और सिडनी बर्बा द्वारा एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पत्र लिखा जाता है जो कि राजनीतिक संस्कृति के विषय में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। आमंड पावेल ने राजनीतिक संस्कृति की जो परिभाषा दी है, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की अनुमति के प्रति व्यक्तिगत अभिप्राय, वृत्तियों और उन्मुखताओं की
शैली है। अतः किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली को ही राजनीतिक संस्कृति कहा है। उसके राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की क्या क्या अपेक्षाएं और क्या क्या भूमिका है, इसी को राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा गया है। एलन वॉल ने पुस्तक लिखी है आधुनिक राजनीति और सरकार, और इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी है। एलन वॉल की पुस्तक है आधुनिक राजनीति और सरकार, और इसी के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति की जो परिभाषा दी है वह है राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन आवृत्तियों, आदतों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। अतः राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन आवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होता है। अतः वही बात है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, अपेक्षाएं, ये सभी ही राजनीतिक संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। इसके सब बाद में राजनीतिक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है लुसियन पाई के अनुसार। लुसियन पाई ने जो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी है वह है राजनीतिक संस्कृति का संबंध आवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता अथवा सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे अंतर्निहित विचार, नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अतः इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। सिडनी बर्वा ने जो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी है, राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्तियों, प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा देश को दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। अतः बात तो वही है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उस व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की किस प्रकार का दृष्टिकोण है, किस प्रकार की अपेक्षा है, किस प्रकार की भावना है, वही राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत समाहित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों, व्यक्तियों की प्रतिक्रिया एवं अपेक्षाएं हैं। अतः जिस प्रकार से उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति जैसा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सोचते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं, जैसा दृष्टिकोण निर्मित करते हैं, वही राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सामूहिक इतिहास की भी उपज है और व्यक्तियों की जीवन गाथाओं की उपज है जिन्होंने हाल ही में इस व्यवस्था को बनाया। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटना और व्यक्तिगत अनुभव में समान रूप से निहित हैं। अतः इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो भावना है, दृष्टिकोण है, मनोवृत्तियां हैं या जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, ये सभी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। आमंड पाविल ने राजनीतिक संस्कृति के कुछ घटक बताए हैं और वो घटक इस प्रकार से बताए। राजनीतिक संस्कृति के दो घटक बताए हैं, एक है अवमुखीकरण और दूसरा है राजनीतिक विषय। अवमुखीकरण हम पहले बता चुके हैं कि अवमुखीकरण का मतलब है कि प्रवृत्ति या झुकाव या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना दृष्टिकोण, उसके प्रति अपना कार्य भूमिका या कार्य करने की क्षमता ही अवमुखीकरण है। या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हमारा जो भी कार्य है वो सभी अभिमुखीकरण है। उसके विषय में सोचना है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, कार्य करना है, ये सभी अभिमुखीकरण के अंतर्गत आ जाता है। अभिमुखीकरण के मुख्य रूप से 3 घटक माने गए हैं और अभिमुखीकरण के 3 घटक हैं। अभिमुखीकरण के 3 घटक हैं। पहला है ज्ञानात्मक, अतः राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ज्ञान या जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण
कहलाता है। और दूसरा है भावात्मक अवमुखीकरण, अतः उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने भाव उत्पन्न करना, एक विचार उत्पन्न करना ही भावात्मक अवमुखीकरण है। और तीसरा मूल्यांकनात्मक अवमुखीकरण, अतः मूल्यांकनात्मक अवमुखीकरण का मतलब है कि व्यक्ति उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किए गए कार्य या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उचित और अनुचित, सही और गलत की धारणा विकसित करने लगता है। जब व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या राजनीतिक व्यवस्था के किसी कार्य के प्रति सही और गलत की अवधारणा विकसित करने लगता है, वही कहलाता है मूल्यांकनात्मक अवमुखीकरण। अतः राजनीतिक व्यवस्था को वो मूल्यांकन करने लग जाता है। जब मूल्यांकन करने लगता है वही कहलाता है मूल्यांकनात्मक अवमुखीकरण। और मूल्यांकन के माध्यम से ही ये स्पष्ट करता है कि यह व्यवस्था सही है या यह कार्य सही है या गलत है। राजनीतिक संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है राजनीतिक विषय। और राजनीतिक विषय के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्या, नीतियां, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। अतः यह राजनीतिक विषय के अध्ययन क्षेत्र है। इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, समस्या और नीतियों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, इनका अध्ययन राजनीतिक विषय के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसमें सबसे किसी भी संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण जो घटक है वो होता है इतिहास। अतः संस्कृति, चाहे वो सामाजिक संस्कृति हो या राजनीतिक संस्कृति हो, संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है इतिहास। और इतिहास से ही संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे भारतीय संस्कृति पर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रभाव सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देता है। और केवल भारत ही नहीं, विश्व के हर देश में वहाँ की राजनीतिक या सामान्य संस्कृति पर वहाँ के इतिहास का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक विश्वास जो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना गया है धार्मिक विश्वास। और धार्मिक विश्वास के माध्यम से कुछ देशों में तो धार्मिक संगठन ही ये निश्चित करते हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए और किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और व्यक्तियों की राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार से विकसित किया जाए और कितना किया जाए, ये सभी धार्मिक विश्वास ही तय करते हैं। अतः धार्मिक विश्वास भी एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीतिक या सामान्य संस्कृति के निर्माण में। अगला तत्व है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति में भारत की भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है और उसी के आधार पर इसकी संस्कृति का निर्माण किया जाना। सामान्यतः भारत में अधिकांश व्यक्तियों को, जो मूल पहले से भारतीय हैं, उनके व्यक्तियों को मरने के बाद जलाया जाता है। ये एक संस्कृति का हिस्सा है, सामान्य संस्कृति का हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं यूरोप या अन्य देशों में तो या अरब देशों में, तो उन देशों में मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है। ये उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समस्या उत्पन्न हुई या ये प्रवृत्तियां उन्होंने अपनाई, लेकिन वर्तमान में ये संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। ये भूगोल के कारण ही उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ हम राजनीतिक भूगोल पर, राजनीतिक संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव का जब हम बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति और ब्रिटेन की संस्कृति में काफी अंतर देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन की चारों तरफ से एक जलीय सीमा बनी हुई है और उससे दुश्मनों से ज्यादा डर नहीं है, जबकि भारत के अधिकांश सीमा स्थलीय सीमा है, या उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ स्थलीय भूभाग है, अतः स्थलीय सीमा बनी हुई है, और दक्षिणी तरफ जलीय सीमा बनी हुई है। अतः भारत को अपनी रक्षा व्यवस्था पर या सीमा की रक्षा व्यवस्था पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। अतः भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो ब्रिटेन की अपेक्षा कर अलग होगी। इसी के साथ साथ हम यदि तुलना करें नेपाल की, तो नेपाल एक छोटा राष्ट्र है, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, और नेपाल एक भू आबद्ध राष्ट्र है। उसे कहीं महासागर पर जाने की
जगह नहीं है, जबकि भारत के पास में वो जगह है। अतः भूगोल के कारण किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति परिवर्तित होती रहती है और साथ ही साथ सामान्य संस्कृति है वह भी परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक आर्थिक परिवेश, किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण ही उस देश की राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव आता है। ये हम बात पहले कर चुके हैं कि राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति का ही एक हिस्सा है। पहले सामान्य संस्कृति एक व्यष्टि रूप है, एक बड़ा रूप है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है राजनीतिक संस्कृति। अतः संपूर्ण संस्कृति पर सामाजिक और आर्थिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, तो साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। राजनीतिक स्तर, जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि सभी स्थितियों का, सभी शक्तियों के आधार शक्ति के रूप में आर्थिक शक्ति कार्य करती है। तो आर्थिक और सामाजिक जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो स्थिति है, उसका राजनीतिक संस्कृति पर भी उतना ही प्रभाव देखने को मिलता है। विचारधाराओं के विषय में राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे उदारवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है। तो ये विचारधाराएं संस्कृति के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये इसी के कारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन या तानाशाही विचारधारा वाले देशों में, जैसे उत्तरी कोरिया है या ब्रिटेन है, ये चीन है या क्यूबा है, इन देशों में एक तानाशाही शासन की जैसी सरकारें स्थापित हुई हैं। तो यहाँ की राजनीतिक संस्कृति अलग प्रकार की है, और जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार हैं या लोकतांत्रिक पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया है, उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की या खुली प्रकार की देखने को मिलती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा के आधार पर भी, और विचारधारा अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करती है राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित करने में। और एक यदि आमूल राजनीतिक संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन करना, एक बड़ा परिवर्तन करना है, तो वो विचारधारा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति को निर्मित करने में, उसको प्रभावित करने में, उसको परिवर्तित करने में इसके अलावा भी अनेक तत्व शामिल हैं, जैसे धार्मिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात कर चुके हैं, और आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है। जैसे कि हम राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान में भारत और अमेरिका के भौगोलिक स्थिति लगभग बराबर है, लेकिन भारत जो अमेरिका है वो एक विश्व शक्ति की स्थिति पर आज भी बना हुआ है, जबकि भारत अभी एक विकासशील राष्ट्र है। तो अमेरिका की जो राजनीतिक संस्कृति है वो अलग प्रकार की है, और भारत की राजनीतिक संस्कृति अलग प्रकार की है, और इसका कारण है कि दोनों देशों के राजनीतिक स्थिति में अंतर ही संस्कृति में अंतर स्पष्ट करता है। अब बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, और सबसे पहले समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति में मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक व्यक्तियों का जो व्यवहार है, उसी से राजनीतिक संस्कृति निर्मित होती है, और समय समय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है, और जब व्यवहार परिवर्तित होता रहता है तो उसी प्रकार नए नए मूल्य विचार संस्कृति में आते रहते हैं, और संस्कृति को समय समय के अनुसार उन नए मूल्यों को स्वीकार करते रहना चाहिए। यदि स्वीकार करती रहेगी तो वह संस्कृति सुरक्षित रहेगी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलती रहेगी। लेकिन यदि उन परिवर्तनों को, नए विचारों को स्वीकार नहीं किया तो वहां एक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और एक खंडित संस्कृति का निर्माण होगा। अतः संस्कृति एक समन्वयकारी स्वरूप होना चाहिए। जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए मूल्य आ रहे हैं, उनका लगातार समर्थन किया जाए। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति को केवल राजनीतिक स्थिति के प्रति नहीं, बल्कि जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति भी समर्पण भावना होनी चाहिए, अतः उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। अमूर्त स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति
व्यक्ति के व्यवहार से निर्मित होती है। अतः नागरिकों का या उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या व्यवहार है, क्या भूमिका है, किस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं, उसी के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। और राजनीतिक जब कभी क्रांति की स्थिति हो या विद्रोह की स्थिति हो, ऐसे समय पर व्यक्ति का व्यवहार निश्चित नहीं होता। जब व्यवहार निश्चित नहीं होता तो संस्कृति भी निश्चित करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक संस्कृति है वो अमूर्त स्थिति उत्पन्न करती है या अमूर्त रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसको स्पष्ट किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार उस समय आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति में होता है। गतिशीलता, राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होती है और व्यक्ति का व्यवहार लगातार परिवर्तित है, और लगातार परिवर्तित होने के कारण राजनीतिक संस्कृति भी परिवर्तनशील है। अतः यह गतिशील है, लगातार परिवर्तन इसमें होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के विषय में हम बात करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, और राजनीतिक संस्कृति में सबसे पहले जो लोकतंत्र और राजनीतिक संस्कृति के मध्य में संबंधों पर सबसे पहले जो अनुसंधान लिखा गया वो सिडनी और आमंड और सिडनी बर्वा द्वारा 1963 में लिखा गया, जिसका नाम था द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। अतः जो 5 राष्ट्रों की जो संस्कृति थी उसका एक तुलनात्मक अध्ययन सिडनी बर्वा और आमंड द्वारा किया गया था। और जो 5 राष्ट्र थे वे थे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, मेक्सिको आदि देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता और अस्थिरता, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कुछ देशों में स्थिर रही और कुछ देशों में अस्थिर रही। जबकि हम देखते हैं कि जब संवैधानिक व्यवस्थाएं ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में या अमेरिका जैसे देशों में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी, जबकि उससे पहले एक विचार था या मान्य विचार था कि जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं वे संवैधानिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे लोकतांत्रिक सरकार की तरफ बढ़ती होंगी। अतः उदारवादी लोकतंत्र उन क्षेत्रों में स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में या दोनों विश्व युद्धों के बाद में जहां तक है कि इटली और जर्मनी की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं वे ध्वस्त हो जाती हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं क्यों ध्वस्त हो जाती हैं और वो विचार वहीं पर समाप्त हो जाता है कि जहां संवैधानिक सरकारें स्थापित की गई थी वे धीरे धीरे लोकतांत्रिक या उदारवादी लोकतंत्र के रूप में विकसित होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अनेक देश स्वतंत्र हुए और जो देश स्वतंत्र हुए उनमें कहीं राजनीतिक संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की गई तो कहीं अन्य प्रकार के शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन जिन देशों में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की गई उनमें से कुछ देशों में लोकतांत्रिक सरकारें सफल रहीं, जैसे भारत है। लेकिन कुछ देशों में ये लोकतांत्रिक सरकारें सफल नहीं हो सकी, जैसे कि अमेरिका है, थाईलैंड है। इनमें लगातार सैनिक शासन स्थापित होते रहे। आखिर क्या कारण है कि कुछ देशों में ये संवैधानिक लोकतंत्र सफल हुए और कुछ देशों में ये संवैधानिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सके? क्या कारण था? तो इन कारणों को खोजने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो राजनीतिक संस्कृति की होती है। और राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही ये कहा जा सकता है कि अमुक देश में ये व्यवस्थाएं इस कारण से सफल नहीं हो पाई और अमुक देश में इन कारणों से ये व्यवस्थाएं सफल हो सकी हैं। ये इनके प्रश्न हम राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से खोज सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों। राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं। आमंड और सिडनी बर्वा द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति के विभाजन दिया गया है वो व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवस्था में का अपनी भूमिका और कार्य के आधार पर वर्गीकरण
किया गया है कि व्यक्ति जहाँ अधिक अपनी भूमिका को पहचानता है और कार्य करता है, या कम करता है या अधिक करता है, उस स्थिति के आधार पर ही 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण बताया गया है। वे हैं संकीर्ण संस्कृति, अधीन या प्रजाभावी संस्कृति और सहभागी संस्कृति। हालांकि इन तीनों में से विशुद्ध रूप से किसी प्रकार की संस्कृति किसी भी देश में नहीं पाई जाती, बल्कि मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विभाजन करने का प्रयास सिडनी बर्बा और आमंड पावेल द्वारा किया गया है। संकीर्ण संस्कृति का मतलब है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ना तो अपनी भूमिका समझते हैं और ना ही उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, अतः कार्य भी नहीं करते और अपनी भूमिका भी नहीं समझते। अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। अधीन या प्रजाभावी संस्कृति का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भूमिका तो समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी क्या भूमिका है, इस भूमिका को समझते हैं, लेकिन उस भूमिका के अनुसार कार्य या उस भूमिका के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। अगली है सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति का मतलब है कि उस राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक अपनी भूमिका भी समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, और साथ ही साथ वो उस भूमिका के अनुसार कार्य भी करते हैं, अतः व्यवहार भी उसी प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से आमंड पावेल और सिडनी बर्बा द्वारा राजनीतिक संस्कृति का जो विभाजन किया गया, उसके आधार पर 3 प्रकार की संस्कृतियां बताई गई हैं। संकीर्ण संस्कृति, अतः जिसमें जो राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रहने वाले नागरिक हैं वो कम से कम हिस्सा लेते हैं या राजनीतिक व्यवस्था में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते हैं। दूसरी है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति, अतः राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति मध्यम स्तर के हिस्सा लेते हैं, अपनी भूमिकाओं को समझते हैं, लेकिन वो उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब हम बात करते हैं सहभागी संस्कृति, तो सहभागी संस्कृति का मतलब है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति लगातार और अधिक से अधिक अपनी भूमिका समझते हैं और लगातार उसके प्रति कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से आमंड पावेल और सिडनी बर्बा द्वारा राजनीतिक संस्कृति का विभाजन किया गया। इसके अलावा आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख भी किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का जो 4 प्रकार से विभाजन, वो 3 पहले थे जो कि आमंड और बर्बा द्वारा किया गए, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आमंड ने 4 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं विभाजित की हैं, और जो काफी, या मैं कहूँ कि अन्य विभाजनों की अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहली है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन में सुस्थापित और व्यवस्थित संस्कृतियां, राजनीतिक संस्कृतियां, जो कि संवैधानिक उदारवादी लोकतंत्र के आधार पर व्यवस्थित और स्थायी नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्कृतियां उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद जो दूसरी है वो है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि यूरोपीय क्षेत्र में जो अन्य देश हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, या ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रूस है, तो ये जो अन्य देश हैं, इन देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो खंडित राजनीतिक संस्कृति है, एक सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति नहीं है। और खंडित राजनीतिक संस्कृति के कारण ही हम ये देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तनशील रही हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रही हैं। जैसा कि हम फ्रांस के विषय में बात करते हैं कि फ्रांस में जल्दी जल्दी कई संविधान परिवर्तित हो चुके हैं, जबकि हम अमेरिका की स्थिति देखते हैं तो अमेरिका में जो 1776 में संविधान लागू किया गया था वही संविधान आज तक चला आ रहा है। अतः वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वहाँ की सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति है। जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र में इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इन देशों में खंडित राजनीतिक संस्कृति है। गैर पश्चिमी अथवा यूरोपीय औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नए देश स्वतंत्र हुए थे, उन देशों में जो राजनीतिक संस्कृति है वो पूर्व औद्योगिक काल की राजनीतिक संस्कृति है। वहां पर
जो औद्योगिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, और उससे पूर्व की जो स्थिति होती है उस आधार पर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। अतः वहाँ पर एक सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति का निर्माण अभी नहीं हो पाया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब डॉक्टर फाइनर के अनुसार। फाइनर ने राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य हस्तक्षेप के आधार पर संस्कृतियों का विभाजन किया है, और उन्होंने सैन्य भूमिका के आधार पर तीन प्रकार की राजनीतिक संस्कृति मानी है। और ये जो संस्कृति है कि राजनीतिक व्यवस्था में सेना की क्या भूमिका है, यदि ये सेना की भूमिका बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ऐसी राजनीतिक संस्कृति को हम कहेंगे परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। और ऐसी स्थिति जहां सेना की भूमिका कम तो है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हम विकसित राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। और अगली है निम्न और न्यूनतम स्तरीय या निम्न का मतलब है कि जहां हम कभी कभी राजनीतिक विकसित की अपेक्षाकृत ज्यादा सेना की भूमिका देखने को मिल जाती है, और न्यूनतम स्तरीय का मतलब है जैसे पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति है, अथवा ज्यादातर सेना की भूमिका देखने को मिलती है, या सर्वाधिक सेना की भूमिका जहाँ राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है उसे कहते हैं न्यूनतम स्तरीय। तो इस प्रकार से प्रोफेसर फाइनर ने सेना की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का विभाजन किया है। लेकिन यह बात हम पहले कर चुके हैं कि विशुद्ध रूप से किसी भी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति कहीं भी नहीं पाई जाती। जैसे हमने पहले सिडनी बर्वा और आमंड के अनुसार संस्कृति का विभाजन पढ़ा था, उसी प्रकार वाइसमैन ने भी संस्कृति का विभाजन व्यक्ति के व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के आधार पर ही संस्कृति का विभाजन किया गया। और यहाँ पर 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है, संकुचित, पराधीन और सहभागी। संकुचित का मतलब है कि जो जनता है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या राजनीतिक व्यवस्था में कम से कम सहभागी होती है, उसे कहते हैं संकुचित राजनीतिक संस्कृति। और इसकी अपेक्षाकृत जहाँ नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संकुचित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता निभाते हैं, उसे कहते हैं पराधीन राजनीतिक संस्कृति। और जहाँ सर्वाधिक जनता राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हम सहभागी राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। और इसके साथ साथ वाइसमैन ने ये 3 प्रकार की विशुद्ध संस्कृतियां बताई हैं, और इसके अलावा 3 प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां भी बताई हैं, जैसे संकुचित पराधीन और पराधीन सहभागी और संकुचित सहभागी। तो इस प्रकार से 3 मिश्रित संस्कृतियों का भी बताया गया है। इसके अलावा जो काफी महत्वपूर्ण है वो सत्ता में राजनीतिक व्यवस्था में प्राप्त अधिकार और सत्ता के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां बताई गई हैं। यदि ये पूछा जाए कि राजनीतिक संस्कृतियां कितने प्रकार की हैं, राजनीतिक संस्कृतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यदि ये सामान्य रूप में पूछ लिया जाए तो हम 2 बताएंगे, और 2 हैं, एक अभिजन संस्कृति और दूसरी जन संस्कृति। लेकिन यदि यह पूछ लिया जाए कि वाइसमैन के अनुसार या आमंड के अनुसार या आमंड सिडनी बर्वा के अनुसार, तो इस प्रकार के विभाजन हम पहले बता चुके हैं। लेकिन जब यह बात पूछी जाए कि राजनीतिक संस्कृति को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और वो है एक अभिजन संस्कृति और दूसरी है जन संस्कृति। अभिजन संस्कृति का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में अपना भाग अदा करते हैं या सत्ता में हिस्सा लेते हैं, वे सभी उनकी एक सामान्य जन संस्कृति की अपेक्षाकृत एक अलग प्रकार की संस्कृति होती है, और उसी को कहते हैं अभिजन संस्कृति। और उसके अलावा ऐसे नागरिक जिनको सत्ता में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको हम सामान्य जन संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। अतः इस प्रकार से सत्ता में अधिकार या हस्तक्षेप के आधार पर ही 2 प्रकार की संस्कृतियों का निर्माण किया गया है, अभिजन संस्कृति और
जन संस्कृति, शायद दोनों में अंतर समझ में आएगा होगा कि जहां सत्ता में जिन व्यक्तियों को सत्ता में आक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है वो अभिजन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, और जिनको अधिकार आक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है वो सामान्य जन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रत्येक संस्कृति में ये विभाजन देखने को मिलता है, चाहे वो भारत हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, या हम ये कहें कि चाहे वो लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था हो या तानाशाही व्यवस्था हो या मार्क्सवादी शासन व्यवस्था हो, किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, हम इस प्रकार के दो शासन संस्कृतियों को देखने को मिलती हैं, एक सामान्य संस्कृति और एक अभिजन संस्कृति। अब बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के विषय में सिडनी बर्वा द्वारा काफी अध्ययन किया गया था। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है कि राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की स्थापित हो, और विभिन्न प्रकार की सरकारें इस प्रकार का प्रयास भी कर रही हैं कि राजनीतिक समाजीकरण हमारे अनुसार होना चाहिए, चाहे वो भारत हो या चीन हो। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जहां लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्था है वहां पर इस प्रकार के प्रयास काफी कम किए जाते हैं कि समाजीकरण किस प्रकार का हो, लेकिन जहां तानाशाही शासन व्यवस्था हो या साम्यवादी शासन व्यवस्था हो, उन देशों में समाजीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है और सरकार अपने अनुसार समाजीकरण करती है। और इसका मुख्य कारण यही है कि यदि सरकार के अनुसार समाजीकरण होगा तो सरकार के अनुसार ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा, और राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाने का या आगे ले जाने का कार्य समाजीकरण द्वारा ही किया जाता है। और अतः हम ये कह सकते हैं कि आधार यदि समाजीकरण है तो उसके पैर समाजीकरण है। यदि आधार राजनीतिक संस्कृति है तो उसकी गति समाजीकरण है। समाजीकरण के बिना कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती, वह उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाएगी, और यदि उसका समाजीकरण हो जाता है तो वह संस्कृति अगली पीढ़ी में संचारित होने लग जाएगी। अब हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति का महत्व। राजनीतिक संस्कृति के महत्व के विषय में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम इसी बात में समझ गए कि राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से जो व्यवहारवादी क्रांति द्वारा आधुनिक और परंपरागत राजनीति के मध्य जो खाई उत्पन्न की थी, अतः जो एक विभेद उत्पन्न कर दिया गया था, वो उसका भी पाटने का कार्य राजनीतिक संस्कृति द्वारा किया गया। राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से कुछ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उनके राजनीतिक विकास का अध्ययन भी राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन का महत्वपूर्ण तकनीकी राजनीतिक संस्कृति है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था यदि असफल होती है या अधिक सफल होती है, इस बात का अध्ययन जब किया जाता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक संस्कृति एक तत्व के रूप में कार्य करती है। अतः उसका अध्ययन अब अनिवार्य हो गया या जरूर निश्चित रूप से किया जाता है। और उसके बिना हम तुलनात्मक अध्ययन, दो राजनीतिक व्यवस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन बिना राजनीतिक संस्कृति के नहीं कर सकते। हालांकि ये बात अलग है कि जब तक राजनीतिक संस्कृति जैसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं था तब हम इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें जब किन्हीं भी दो राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करना है तो किसी भी दो राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है तो उसमें राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अनिवार्य होगा। और राजनीतिक संस्कृति के बिना किन्हीं भी
राजनीतिक व्यवस्था को अध्ययन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ राजनीतिक संस्कृति ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में एक विवेकता, एक तर्क स्थिति लाने का कार्य भी किया है। तो नमस्कार भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हाँ, यदि आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम फिर एक अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।